स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। आज हम एनसीईआरटी का 6 to 8 क्लास से लाइट मतलब कि प्रकाश चैप्टर देखेंगे। इसमें हम प्रकाश चैप्टर को पूरी तरह से एकदम समेट दिए हैं। छोटी सी वीडियो होगी और आपको गारंटी है कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर अच्छे से आपको समझना है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। छोटी ही वीडियो होगी पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम इस तरह से दे रहे हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ या कोई भी एग्ज़ाम मंडे होगा जिसमें आपको एनसीईआरटी से साइंस पढ़ना है, तो लाइट चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा है लाइट। लाइट मतलब होता है प्रकाश। तो लाइट होता क्या है, पहले इसको जानना है। तो लाइट क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यह भी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाइट है, 4 ऑप्शन दे देगा, ऊर्जा है, इस तरह से उसमें कई ऑप्शन देगा। तो आपको लाइट एक ऊर्जा है, वहाँ पर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो हमें देखने में मदद करती है। क्या करती है, देखने में मदद करती है। जैसे अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उस चीज़ का अगर अपना खुद का प्रकाश नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है जब तक हम उस पर लाइट नहीं डालते। जब हम किसी चीज़ पर लाइट डालते हैं तभी वह हमको दिखाई देती है। तो लाइट क्या है, एक तरह की ऐसी ऊर्जा है जो हमें देखने में हमारी मदद करती है। प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक अनुप्रस्थ होता है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। 2 तरह की तरंगें होती हैं प्रकाश में, अनुप्रस्थ तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। दोनों ही गुण इस प्रकाश में पाया जाता है। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं अब यहाँ पर आप देख लेंगे। प्रकाश जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल मतलब कि द्वैतीय प्रकृति शो करता है। इसमें क्या होती है, द्वैतीय प्रकृति होती है। कौन कौन सी, एक तो ये पार्टिकल के रूप में होता है और वो जिसे हम फोटान कहते हैं। यहाँ पर देखिए पार्टिकल मतलब कण होते हैं जिसे हम फोटान कहते हैं। और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। अनुप्रस्थ तरंग में ऐसे वो चलता है इस तरह से। तो इसमें क्या होती है, प्रकाश द्वैतीय प्रकृति मतलब कि डुअल नेचर का होता है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है ये देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्रकाश की चाल होती कितनी है। तो प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे ज़्यादा की तरफ हम चलते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में। निर्वात मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ से हम हवा को भी, वायु को भी निकाल दें तो वो होता है निर्वात, जहाँ पर हवा भी ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश बहुत तेज़ी से चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको रोके चलने में, उसके मार्ग में कोई भी बाधा यहाँ पर नहीं है। तो निर्वात है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी। उसके बाद क्या होगी, गैस में, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं वो ज़्यादा दूर दूर फैले हुए होते हैं। तो सबसे ज़्यादा चाल उसकी निर्वात में होगी, उससे कम गैस में होगी और उससे कम किस में होगी, द्रव्य में। तो द्रव्य क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, इसके भी पार्टिकल जो होते हैं, कण जो होते हैं थोड़ा थोड़ा दूरी पर होते हैं, मतलब कि गैस से तो कम दूरी पर होते हैं लेकिन दूरी पर होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ठोस में। ठोस के कण बहुत ही पास होते हैं तो इसलिए सबसे कम प्रकाश ठोस में चलता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा निर्वात में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है या फिर सबसे कम किस में होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद ठोस। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर रुकावट होगा वहाँ पर कम चल पाएगी, उससे कम होगा तो थोड़ा और चलेगी, उससे कम होगा तो थोड़ा और चलेगी, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर और भी तेज़ी से चलेगी। तो इस तरह से प्रकाश की चाल होती है। अब प्रकाश की चाल होती कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3.10 मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है 3.10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे थे बस वही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले किसने की थी, रोमर ने की थी। सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना रोमर ने की थी। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा फुल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी का साइंस पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वस्तुएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, यहाँ पर देखिए
दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य, बल्ब और या फिर सूर्य हो, बल्ब हो या आग हो, जैसे कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसका खुद का प्रकाश होगा तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं, तो वो वस्तु क्या कहलाती है? दीप्त वस्तु कहलाती है। सूर्य को देखने के लिए हमें प्रकाश नहीं डालना पड़ेगा, बल्ब को देखने के लिए हमें प्रकाश नहीं डालना पड़ेगा, तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं होती हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनके स्वयं के प्रकाश नहीं होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ इस तरह से ले लीजिए जो खुद से नहीं जल रही है, खुद से नहीं उसका प्रकाश दे रही है, तो उसको हमें देखने के लिए उसमें हमें प्रकाश डालना पड़ेगा। तो वो जिसको हमें प्रकाश डालने के बाद जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमारी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। तो वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? दीप्त और अदीप्त। बस यही आपको ध्यान देना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? अब देख लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश की 3 घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 प्रकार की घटनाएं प्रकाश में होती हैं। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? समान रहती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है फिर भी उसकी आवृत्ति जो है हमेशा समान होती है। अब हम देखेंगे प्रकाश में परावर्तन क्या होता है। परावर्तन कैसे होता है? परावर्तन क्या होता है? जैसे देखिए, यहाँ पर कोई हमारा सरफेस है और इस पर कोई भी प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ से वो परावर्तित होता है, उससे टकराती है, फिर वो परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो उसी दिशा में वापस हो रही है या फिर आगे चली जा रही है, ये तीनों घटनाएं यहाँ पर आपने देख लिया है कि परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यही तीनों घटनाएं इसी के ऊपर निर्भर करती हैं कि वो किस तरह से घूम करके वापस हो रही। तो परावर्तन में क्या होता है? ये क्या करती है, जो प्रकाश पड़ती है वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित हो गई, उसी माध्यम में फिर वापस चली गई तो परावर्तित हो गई, तो हम इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है? एक ही माध्यम में होता है। अब आपने देखा कि जैसे ये हमारा कोई एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, यहाँ पर हमारा कोई सरफेस है, तो प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा और उसी माध्यम में वापस हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे परावर्तन की घटना। उसी माध्यम में वापस हो जाएगी तो परावर्तन की घटना। तो अगर इस तरह से भी पूछ लेगा कि परावर्तन किस माध्यम में होता है, कितने माध्यम में होता है, तो परावर्तन एक ही माध्यम में होता है। प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो यही चीज़ें हमने आपको बताई कि परावर्तन में क्या होता है कि एक ही माध्यम में होता है और ये प्रकाश की किरण टकराती है फिर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन का नियम कौन कौन सा होता है। परावर्तन के नियम में आप देखिए, जैसे यहाँ पर कोई भी जब किरण यहाँ पर किसी सरफेस पर पड़ रही है तो हम इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। मतलब कि जो किरण आ रही है आपतित किरण, और फिर जब ये निकल कर वापस जाती है तो हम इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये अब परावर्तित हो गई है, यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है, तो आपतित और परावर्तित। जब वापस होगी तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण और आने वाली को कहेंगे आवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखिए, यहाँ से अगर हम बीच में अभिलंब हम खींच देते हैं इस तरह से, परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत रेखा अगर खींच दे इसके बीच में जहाँ से ये वापस हो रही है सेम उसी बिंदु पर, तो एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। तो जो आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण होता है इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, मतलब कोण आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है। और जब परावर्तित किरण होता है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम अगर यहाँ पर कहें कि अपवर्तित कोण तो ये होगा और परावर्तित कोण तो ये होगा, क्योंकि ये परावर्तित किरण के बीच का कोण है तो ये परावर्तित कोण हो जाएगा। परावर्तित कोण आर और अपवर्तित कोण आई होता है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया है, कोण आई को हम आपतन कोण कहेंगे। अब ये अपवर्तित कोण के बीच का है तो इसे आपतन कोण कहेंगे, और ये परावर्तित कोण के बीच का है तो परावर्तित कोण
आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित कोण, तो ये दोनों जो है ये कोण यहाँ पर बनते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें? प्रकाश के अपवर्तन अगर हो रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये हमारा सरफेस है, ये दोनों कोण एक ही, ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सारे दोनों कोण सब कुछ क्या है, एक ही माध्यम में हो रहे हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जब ये दोनों एक ही सरफेस में होंगे तो ये कोण इसके बराबर होगा, मतलब कि कोण आई जो होगा बराबर कोण आर के। परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में दोनों कोण एक ही माध्यम में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं और दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। यह घटना हमेशा दर्पण में ही होती है। हमेशा क्या होती है? दर्पण में ही होती है, मतलब कि मिरर में होती है। मिरर, अब देखिए यहाँ पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण जो होता है उसको काट करके हम दो तरह से बना सकते हैं, दो तरह के बनाते हैं। एक तो हमारा होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो गोलीय दर्पण जो होता है उसको काट करके हम दो और तरह के दर्पण बनाते हैं, जिसको हम एक को अवतल कहते हैं और एक को उत्तल कहते हैं। तो अवतल और उत्तल ये दोनों क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण कौन कौन से हैं और कैसे इनका वर्क होता है। तो गोलीय दर्पण क्या है? अवतल मतलब, यहाँ पर देखिए अवतल है, अवतल मतलब कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये कैसा होता है? देखिए इसमें जो होता है बाहर की तरफ पॉलिश लगी होती है और किरण जो होती है वो यहाँ पर अंदर से आकर के वापस आपतित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बाहर पॉलिश होता है और अंदर से इसमें परावर्तन होता है। जो अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है, इसमें क्या होता है, बाहर पॉलिश होती है और अंदर से परावर्तन होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आँख, नाक, कान के डॉक्टर करते हैं, सोलर कुकर में होता है, दाढ़ी बनाने में मतलब कि शेविंग में होता है, टॉर्च में होता है और वाहनों की हेडलाइट में होता है। तो अगर पूछ लेगा कि अभिसारी दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन देगा तो आपको वहाँ पर लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि जो ये अवतल दर्पण होता है, अभिसारी लेंस जो होता है, अभिसारी, इसमें क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें जो आ रही होती हैं इन सारी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ये क्या करता है? सारी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। यह भी इसका एक गुण होता है। इसी गुण के कारण इसको यहाँ इन सारी चीज़ों में, जैसे देखिए सोलर कुकर में इसका प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो सारी रोशनी को, जब सारी रोशनी इस तरह से पड़ती है, लाइट यहाँ पर पड़ती है तो सबको क्या करती है, एक जगह इकट्ठा कर लेती है। जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो हीट यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगी, हीट इंक्रीज करेगी तो खाना हमारा जो होता है वो पकने लगता है। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। ये क्या करता है, लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, सारी किरणों को। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें अंदर की तरफ कोटिंग होती है। यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ कोटिंग हुई है और बाहर से इसमें रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो बाहर से होता है। इसमें क्या था, बाहर कोटिंग था, अंदर से रिफ्लेक्शन था। यहाँ पर क्या होगा, अपसारी लेंस इसको कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम अपसारी और अवतल को अभिसारी कहते हैं। अपसारी लेंस में क्या होता है, अंदर की तरफ कोटिंग होगी और बाहर इसमें रिफ्लेक्शन होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो रियल व्यू को देखने के लिए और स्ट्रीट लाइट में, दोनों जगह पर इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए अंदर पॉलिश होती है और बाहर सरफेस पर इसके रिफ्लेक्शन होता है। ये हमने पहले ही बता दिया। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब ये किरण आ रही होती है तो ये किरणों को फैला देती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर किरणों को फैला दे रही है। और अभिसारी लेंस क्या करता था, अवतल लेंस क्या करता था, किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता था। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को फैला देता है। बस यही इन दोनों में अंतर होता है। एकदम अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, एक इकट्ठा कर रहा है और एक फैला देता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट इसमें होता है, आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है उसको देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना पीछे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल और एक होता है गोली। तो गोलीय दर्पण को काट करके दो तरह के दर्पण बनाए गए थे, जिसमें हमने देखा कि एक अवतल था और एक उत्तल था। अब हम देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण जो होता है इसका प्रयोग प्रतिबिंब की वास्तविक मतलब कि वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे कैसे देखेंगे, कितनी तरह से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से अभी समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर इसको देखिए। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला भाग जो होता है वो राइट में दिखेगा और राइट वाला भाग लेफ्ट में दिखेगा। ये कैसे होता है यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए कोई यहाँ पर ये दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर कोई रखा गया है मिरर और इस तरह से समतल दर्पण ये रखा गया है और इधर इसमें कोडिंग हुई है। ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है। यहाँ से देखिए जब इसके बीच की जितनी दूरी होती है, जितने इसके और वस्तु के बीच की दूरी होगी वही इसके और इसके बीच की, मतलब कि जो ये फोकस इसका प्रतिबिंब बन रहा है इसके और जैसे ये हमारा दर्पण है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी और वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है समतल दर्पण में। अब देखिए समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी अगर हम समतल दर्पण में देखेंगे तो। अब देखिए अगर यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पर वस्तु रखी हुई है तो इसका जितना इसका होगा, जितनी इसकी, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, जितने लंबे आप हैं अगर आप इस दर्पण में देख रहे हैं तो दर्पण जो होगा आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का दर्पण, आप 2.5 फीट के दर्पण में आप देखेंगे तो आपकी एक्चुअल जो होगी लेंथ वो आपको दिखाई देगी। तो ये इसमें होता है। आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब आपको पूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जैसे अगर दो दर्पण इस तरह से रखे हुए हैं, एक दूसरे के इस तरह से थीटा कोण पर रखे हुए हैं और पी बिंदु पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। इस तरह से जैसे थीटा कोण दे दिया गया, इतने कोण पर कोई दो दर्पण रखे हुए हैं और यहाँ पर इस बिंदु पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो इस P बिंदु पर रखे हुए वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये थीटा के ऊपर निर्भर करता है, जितना अंश का कोण होगा उसी हिसाब से जैसे प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। तो ये होता है 360 - 1/θ। इसी सूत्र से आप निकालेंगे, जितना ही यहाँ पर थीटा का मान रहेगा यहाँ पर रखेंगे और निकाल लेंगे और बता देंगे कि कितना इस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी संख्या में बनेगा। जैसे देखिए अगर दो प्लेन मिरर 30 अंश पर रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 30 अंश है, 30 अंश पर रखे हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो 30 अंश पे अगर रखे हैं तो यहाँ पर 360 - 1/30 कर देंगे। तो यहाँ से हम 12 बार में इसको काट देंगे तो 12 - 1 = 11, मतलब कि 11 प्रतिबिंब बनेगा। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में थीटा का मान 30 अंश है तो किसी वस्तु को देखने के लिए देखेंगे आप तो 11 प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप कितने प्रतिबिंब बनते हैं इसकी संख्या निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिए जैसे मान लीजिए कि दो मिरर इस तरह से रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई भी कोण नहीं बन रहा है, मतलब कि दोनों जो है पैरेलल में रख दिए गए हैं। अगर ये यहाँ पर सटाया हुआ होता तो ऐसे रहता, अगर इस तरह से रहता किसी कोण पे रहता तो क्या होता कि थीटा का मान कोई होता, लेकिन अगर थीटा का मान 0 हो गया मतलब कि दोनों समांतर रख दिए गए, तब अगर इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तब कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर जैसे आपसे पूछ लिया कि दो समांतर प्लेन मिरर रखे हुए हैं और उनके बीच में थीटा कोण 0 है, मतलब थीटा का मान 0 है, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर मान रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे इसको तो अनंत आ जाएगा, मतलब किसी चीज़ में 0 से भाग देंगे तो वो अनंत ही हो जाएगा। तो अगर थीटा कोण पे थीटा बराबर 0 हो गया तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी तरह से दो मिरर रख करके जो
जो भूतिया वाला सीन बनाया जाता है पिक्चरों में, इसी तरह से बनाया जाता है। उसमें अनंत प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर थीटा का मान 0 कर दिया जाता है, पैरेलल रख दिया जाता है। तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं, उसके बीच में थीटा कोण है, थीटा कोण पे वो रखे हुए हैं, तो किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा इसी सूत्र से आप निकाल लेंगे। थीटा का मान रख देंगे जितना दिया रहेगा और निकालेंगे। समतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं? पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में, मतलब कि बहुदूरदर्शी में होता है। बहुरूपदर्शी, जैसे ढेर सारे रूप आपको देखने हैं, तो बहुरूपदर्शी आपने देखा ही कि कितने रूप दिखाई देते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपको बहुरूपदर्शी में भी इसका प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का प्रयोग देखने को मिलेगा और पेरिस्कोप में भी मिलेगा। तो यही दो चीज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। सदैव ही आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पर क्या होता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में अगर आप प्रतिबिंब देखेंगे तो इसमें आपको कई स्थितियाँ दिखाई देंगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा दर्पण है और ये हमारा क्या है? पोल है, ये फोकस दूरी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये अनंत है। तो अब देखिए, अगर हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब फोकस दूरी पर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? अगर यहाँ रख रहे हैं तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? अगर इन दोनों के बीच रख रहे हैं तब कहाँ बनेगा? इन दोनों के बीच रख रहे हैं तब कहाँ बनेगा? और इसके बीच रख रहे हैं तब। मतलब कि 3 और 3 6 स्थितियाँ बन जाती हैं, 6 स्थितियाँ बनती हैं। अब इनको हम कैसे समझेंगे कि कहाँ बनेगा? थोड़ा सा रिलैक्स होकर आप देखिए। अभी देखिए आपको कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए वस्तु है, प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बनेगी? देखिए, सबसे पहले जब आप अनंत पर रखेंगे, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, जैसे कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तो आप अगर देखना चाहेंगे अपने अगल बगल में, तो आपको जो अपने पास में चीज़ रहेगी वो नहीं दिखाई देगी, जो दूर पे रहेगी वही दिखाई देगी। जैसे आप कहीं ऊंचाई पर चढ़कर या बहुत दूर जाकर देखेंगे तो जो दूर की वस्तु होगी वो दिखाई देगी, जो पास की होगी वो नहीं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि देखिए, अगर अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस पे बनेगा, फोकस दूरी पर, फोकस बिंदु पर बनेगा। और अगर फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब रखा है तब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर वस्तु रखी है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर वस्तु रखी है तो फोकस बिंदु पर बनेगा। तो यहाँ से आप देखिए, अनंत पर रखी है तो फोकस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। कैसे? जैसे आप अनंत से देखेंगे तो कोई चीज़ बहुत दूर से देखेंगे तो छोटी ही तो दिखाई देती है, तो बहुत ही छोटा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे फोकस पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ से भी देखेंगे तो दूर ही दिखाई देगा, ये नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर आप बस इसी से रिलेट कर लीजिए कि अगर यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर बनेगा। तो अगर फोकस पर रखा है तो अनंत पर बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि यहाँ पर सी पर रखा हुआ है, तो जब सी पर रखा हुआ है तो इधर भी दोनों इसको समान दिखाई दे रहा है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है सी पर, तो वो उसका प्रतिबिंब भी उसी के ऊपर ही बनेगा, मतलब कि वहीं पर बनेगा। तो अगर यहाँ सी पर रखा है तो सी पर भी उसका प्रतिबिंब बनेगा और सेम आकार का ही बनेगा, मतलब कि जैसा वैसा ही सेम प्रतिबिंब उसी की तरह बन जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई, 1, 2 और 3 स्थिति समझ में आ गई। अब अगर यहाँ रखा हो या फिर इसके बीच में रखा हो, तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा ये देखना है। देखिए, आप अगर वहाँ पर देखें तो आपने देखा कि सब में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही बन रहा है। सब में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा ही बनता है। बस खाली स्थिति आपको देखनी थी कि कहाँ पर बनता है। तो आपने देखा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, सी के बराबर ही बनेगा और उसी पर ही बनेगा। तो सी जो है वो
सेल्फ मतलब अपने ही स्थान पर ही प्रतिबिंब भी बनाता है, अपने जैसा ही बनाता है। अब देखिए अगर इनके बीच में जैसे इसके और इसके मतलब कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में बना रख रहा है वस्तु, तब कहाँ बनेगा? इसके और इसके फोकस दूरी और इसके बीच में। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको फिगर में दिखाएं, जैसे देखिए अगर इसके बीच में रख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने बनाया हुआ है फिगर। अगर आप वस्तु को यहाँ से यहाँ मतलब अनंत और इसके सी के बीच में वस्तु को रख रहे हैं, तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? तब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इसके और इसके बीच में मतलब कि इस वाले स्थान पर बनेगा। फोकस दूरी और सी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो कहाँ बनेगा? तो इन दोनों के बीच में बनेगा, और यहाँ पर रखा है तो इन दोनों के बीच में बनेगा। तो याद करना कितना आसान हो गया। देखिए यहाँ अनंत और सी के बीच में रखा है तो सी और फोकस के बीच में बन रहा है, सी और फोकस के बीच में रखा है तो फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। अब देखिए अगर इसके बीच में रखा हुआ है तब कहाँ बनेगा? अब देखिए एफ और पी मतलब फोकस बिंदु और पी के बीच में अगर रखा हुआ है तो दर्पण कहाँ बनेगा? सॉरी यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है। एफ और सी और एफ के बीच में रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है तो अनंत और सी के बीच में बनेगा। यहाँ पर अनंत होगा, अनंत और एफ के बीच में, अनंत और सी के बीच में बनेगा। अब देखिए यहाँ पर फोकस बिंदु और पोल के बीच में अगर वस्तु रखी है तब कहाँ बनेगा? तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा। अब इसको कहीं स्थान ही नहीं मिल रहा है, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बन जाएगा, यहाँ पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पार बन जाएगा। अब बस यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? यहाँ पर जो होगी वो छोटी वास्तविक और उल्टी होगी, और दूसरे वाले में क्या होगी? बड़ा वास्तविक और उल्टा होगा, और तीसरे वाले में बड़ा आभासी और सीधा। तो यहाँ पर देखिए जब पीछे बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आभासी ही बनेगा, क्योंकि वो हमें दिखाई तो देगा नहीं। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो बस हम आभास कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो जो दर्पण के पीछे बनता है पोल और फोकस दूरी के बीच में जो रखा हुआ होता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।